हेलो एवरीवन, आई एम मोहसिन शेर एंड यू आर वाचिंग द इंस्पिरेशनल्स। आपसे मैंने वादा किया था कि हर बार आपको ऐसे लोगों से मिलवाने की कोशिश करूंगा जिनका एक अपना पर्सनल जर्नी है, जो अपनी लाइफ में आगे तो बढ़े लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने और भी बहुत से लोगों की लाइफ में एक इम्पैक्ट क्रिएट किया और अभी भी कर रहे हैं, वो रुके नहीं हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। आज हमारे साथ जो स्टोरी मौजूद है वो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान के सदरन बिजनेस स्कूल के हेड हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद अजीम। इनकी स्टोरी क्या है इसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। वो जिस स्कूल को हेड कर रहे हैं, बिजनेस स्कूल को हेड कर रहे हैं, उसकी अप्रोच क्या है, स्पेशली बिजनेस स्टडीज़ का स्कोप क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब हमारे पास, हम अपने दौर को मैं अगर कंपेयर करें, ऑल्दो आई एम नॉट टू ओल्ड, बट हमारे पास इतनी ऑप्शंस नहीं थी। आज के बच्चे के पास कैरियर को चॉइस करने में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। उस पे बात करेंगे कि किस तरीके से बच्चा अपनी चॉइसेस को क्लियर करके जिस भी चीज़ पे हाथ रखे और उस पे आगे निकलने के उसके पास एम्पल चॉइसेस हो, इस चीज़ पे बात करेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाय किए चलते हैं डॉक्टर अजीम साहब के पास और उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। Thank you very much, Mohsin, for inviting me on podcast. डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा सा एक पर्सनल बैकग्राउंड बताएं सो दैट कि हमारे व्यूअर आपको ज़रा थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएँ कि डॉक्टर साहब माशाल्लाह जो इस वक्त सदरन बिजनेस स्कूल को हेड कर रहे हैं और वो भी साउथ पंजाब की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी को के एक डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं। तो सादर आपका भी एक पर्सनल जर्नी होगा, तो आपने कहाँ से स्टार्ट लिया, आपका क्या बैकग्राउंड है? Mohsin Sahab, it's a long story. Basically, because I am native of Sahiwal. ओके। और जो मेरी कहें कि बेसिक स्कूलिंग है वो मेरी साहिवाल से ही गवर्नमेंट हाई स्कूल से हुई। उसके बाद जो मेरी ग्रेजुएशन है वो गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से। और उसके बाद हमारे पास उस टाइम के ऊपर आपको पता है कि जो चॉइसेस होती थी वो बड़ी लिमिटेड थी। हाँ जी। जो तालीमी मैदान में होती थी, तो हमें सबसे पहले ये चॉइस करना होता था कि हमें कहाँ पे जाना है, कौन सी फील्ड को चूज़ करना है। और मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम कहता हूँ कि हमें स्टूडेंट करियर में जब हम तालीमी मैदान में होते हैं या स्टूडेंट होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमने किधर को जाना है। और स्पेशली उस टाइम पे इतनी करियर काउंसलिंग थी भी नहीं। ठीक है। तो लेकिन ये है कि हमने डिसाइड किया है कि अच्छा बिजनेस स्टडीज़ की तरफ जाना है। डिसाइड किया या करवाया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मैं बिलीव करता हूँ कि हम जिस क्लास से हैं, बिलोंग करते हैं, वहाँ पे हम ज़रूर मार्केट की नीड देखते हैं, बिकॉज हमारा जो अल्टीमेट डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन होती है ना, वो फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब बड़ों से मशवरा भी किया, क्योंकि आई बिलोंग टू एन एजुकेशनिस्ट फैमिली। तो मेरे फादर सॉइल साइंटिस्ट थे, मेरे भाई दो बड़े जो हैं वो डॉक्टर्स हैं, और सारे तालीमी। फिर तो आपको बहुत हेल्प हुई होगी, क्योंकि साउदर अगर इन्वायरमेंट ऐसा एजुकेशनल है तो अ लिटिल सपोर्टिव हो जाता है इंसान के लिए डिसाइड करना। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, काफ़ी सपोर्टिव रहा। ठीक। क्योंकि उनसे मुझे गाइडेंस मिली। लेकिन मेरे लिए ये था कि मैंने जो फील्ड चूज़ की बिज़नेस, मेरे भाइयों में से या मेरी फैमिली में से बिज़नेस फील्ड किसी के पास नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि इवन इनफैक्ट आप ज़रा मेरे से भी एक जनरेशन ज़रा पीछे वाली हैं, तो उसमें भी इवन हमारी जनरेशन में भी दो ऑप्शन थे, या इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, और तीसरी कोई ज़्यादा ऑप्शन थी नहीं। वो ICS कंप्यूटर नया नया आया था उस फील्ड में। बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन में आप बिजनेस चूज़ कर रहे हैं तो इट कुड बी अ लिटिल टफ थिंग। बिल्कुल टफ था। उस टाइम पे हमारे पास जो ह्यूमैनिटीज़ थी उधर होता था ज़्यादा रुझान लोगों का, सोशल साइंसेस का उस टाइम स्कोप भी था। हाँ जी। और उसके बाद डॉक्टर्स या इंजीनियरिंग में आप चले जाएं, लेकिन बिज़नेस स्टडीज़ की तरफ कम था उस टाइम पे। लेकिन देखा जा रहा था कि फ्यूचर नीड होगी बिज़नेस स्टडीज़ की, तो बिज़नेस स्टडीज़ को चूज़ किया। और उसके लिए जो है वो वन ऑफ द बेस्ट बिज़नेस स्कूल ऑफ पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है, वहाँ पे मैं गया। वहाँ पे मैंने अपनी तालीमी सफ़र का आगाज़ किया जो बिज़नेस एजुकेशन था। और उसके बाद उस पे ये भी था कि हमने जब मास्टर्स किया तो ये था कि पता चला कि नहीं, हमें मास्टर्स से भी आगे जाना है,
क्योंकि तब तक एजुकेशन जो थी वो 18 ईयर्स रिक्वायरमेंट्स होने जा रही ठीक थी है। और चीज़ें थी. देन वी वेंट फॉर MS in business administration. Then I went to Lahore and I got my degree from Lahore in MS business administration. And after that, you can say that बहुत सारी ऑप्शन सामने होती हैं और हमें मार्केट को देखना पड़ता है कि मेरी कहाँ पे यूटिलिटी हो सकती ठीक है। मुझे उसमें साथ साथ क्योंकि एजुकेशन से बैकग्राउंड था, सारी चीज़ें थी, तो मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि मेरी फिर साथ पैरेलल डिग्रीज भी चली. जैसे मुझे बताया गया कि लॉ में भी स्कोप है. फेयर इनफ. आई डिड माई LLB ऑनर्स. लेकिन साथ साथ ये हुआ कि मैं टीचिंग फील्ड में आ गया, इंक्लूड हो गया. आफ्टर MS आई वेंट फॉर टीचिंग और मैं फर्स्ट जॉब. एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ऑल्दो बिजनेस की डिग्री के बाद इंसान के पास ऑप्शंस होती हैं वेदर ही हैज़ टू जॉइन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड या फिर एकेडेमिया ज्वाइन करे. तो व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड जॉइनिंग द एकेडेमिया? इसमें कहें कि 2 अप्रोचेस थी मेरे पास. नंबर 1 तो बिकॉज मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो था जी वो एजुकेशनिस्ट का था. ओके. तो मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन थी अपने बड़ों से, अपने भाइयों से कि मुझे एकेडेमिया में जाना. दूसरा इसमें थोड़ा सा एक फैक्टर ये भी हो सकता है बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज लिविंग इन साहिवाल. आई वाज नेटिव ऑफ साहिवाल. ठीक है. और जो इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट सेक्टर है वहाँ पे इतना डेवलप नहीं था. तो ये दोनों साइडें मिलके मेरी जो ऑप्शन थी वो फिर एकेडेमिया के लिए बनी और बेस्ट थी. ठीक है. मैं एकेडेमिया को अडॉप्ट करूँ. और वैसे भी आई बिलीव कि फैमिली आप पे इतना असर करती है कि जेनेटिकली आपके जेनेटिक कोड में वो चीज़ें शामिल हो जाती हैं. ठीक है. टीचिंग शामिल हो. ऐसे ही है. अच्छा सर, अमूमन ये होता है कि बच्चा चाहे जितना भी एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा हो, उसका जो पहला जॉब का एक्सपीरियंस होता है थोड़ा सा लिटिल क्रूशियल होता है, क्योंकि सादर वो चीज़ों के आदी नहीं होता, वो अपनी एक यूनिवर्सिटी के फैंटेसी वर्ल्ड में होता है. प्रैक्टिकल लाइफ इज़ समथिंग एल्स. डिड यू फाइंड समथिंग कि जो किताबों में पढ़ा वो कुछ और था, प्रैक्टिकल कुछ और है, फिर मेहनत भी करनी पड़ रही है, कुछ क्या चैलेंजेस फेस किए पहली जॉब में? मोहसिन साहब, इसका आंसर हमारे पिछले क्वेश्चंस में बहुत क्लियर है. क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ उस टाइम इमर्ज हो रही थी. और हम बिज़नेस में भी पढ़ाते हैं कुछ अनसॉट प्रोडक्ट्स होती हैं जिसकी अवेयरनेस कस्टमर को भी नहीं होती. ठीक. हम जब बच्चों को बिज़नेस स्टडीज़ की तरफ लाते थे और बिज़नेस स्टडीज़ को पढ़ाते थे और उनको बताते थे कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मे हैव वेरी गुड फ्यूचर इन बिज़नेस स्टडीज़, क्योंकि आगे फिर MBAs का दौर था और आगे प्रोफेशनल्स का दौर था, आपके लिए स्पेसिफिक जॉब्स हो रही थी. तो ऐसे नहीं था कि जो पहले जो नॉन प्रोफेशनल्स थे वही करते. लेकिन उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना और बच्चों को अंडरस्टैंड करवाना, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट. दो एट दैट टाइम कंटेंट वाज नॉट इनफ. बुक्स और कंटेंट और इंटरनेट एक्सेस ये इतनी फ्रीक्वेंट नहीं थी. ठीक है. और बच्चों को भी उसकी अवेयरनेस देना बहुत डिफ़िकल्ट था हमारे लिए. मैं अगर कहूँ कि हमारे टीचिंग करियर में स्टार्ट में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो अवेयरनेस of the importance of the subject and area and especially availability of the content. ठीक है. Because internet and multimedia and these things ये बाद की स्टोरी है. ऐसे ही हमारी स्टोरी इससे पहले की चली हुई है. अच्छा, आज का आपको पता है कि बड़ी ट्रांजिशन चल रही है, इतनी एडवांसमेंट्स आ रही हैं, रात को कुछ होता है, अगले दिन कुछ और होता है, अगले दिन उससे अगले दिन कुछ और आया होता है. ऐसी सिचुएशन में आज के बच्चे के पास एज कम्पेयर टू माई दौर और योर दौर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ गई हैं. और ऐसी सिचुएशन में बहुत सी डिग्रीज या उनके स्कोप्स क्वेश्चन मार्क होने जा रहे हैं, क्योंकि साफ ज़रा मर्ज हो रही हैं चीज़ें और कुछ नया आ रहा है. आपको क्या लगता है बिजनेस की डिग्री स्पेसिफिकली, क्या ये इस वक्त अगर स्कोप की बात की जाए तो इसका फ्यूचर में स्कोप ख़तरे में है या नहीं है? इस पे ज़रा थोड़ा सा डिटेल में बताएं. इस पे तो मैं हमेशा इस पे एम्फेसिस करता हूँ इस चीज़ पे कि हमारे बच्चों को इसकी अवेयरनेस देने की अभी भी ज़रूरत है. एक बात की कि हमारी जो बिज़नेस स्टडीज़ हैं उसका जो फ्यूचर है वो पहले से ज़्यादा इमर्ज होने के लिए जा रहा है. एग्जैक्टली. और ये सिर्फ मेरी परसेप्शन नहीं है या हम एकेडमिशियन की परसेप्शन नहीं है. अगर हम वर्ड स्टैट्स पे देखते हैं, अगर हम वर्ड एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट ही देख लेते हैं जो 2023 में इशू हुई है,
जो हमें नेक्स्ट 5 इयर्स का देती है प्लान कि नेक्स्ट 5 इयर्स में जॉब एम्प्लॉयबिलिटी कैसी होगी, तो वो जॉब हमें बताती है कि आपको पता है जब भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आते हैं तो जब भी आईटी इमर्ज होती है, चीज़ें इमर्ज होती हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। हाँ जी, बेसिकली वो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होती है? अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है क्योंकि आपने अभी कहा कि बहुत सारे डिसिप्लिन्स मर्ज हो जाते हैं। जब बहुत सारे डिसिप्लिन्स मर्ज हो जाते हैं तो जॉब्स कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। ऐसे ही है। जब जॉब्स कॉम्प्लेक्स होती हैं तो एक जॉब दूसरी को कैनिबलाइज कर लेती है। एचआर की जॉब को आईटी कैनिबलाइज कर लेती है। तो बहुत सारी जॉब्स मर्ज होके एक बच्चे के लिए, एक पर्सन के लिए, प्रोफेशनल के लिए उस कॉम्प्लेक्स जॉब को अडॉप्ट भी करना होता है और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी, अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रही होती है। अच्छा, इस पे मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि वर्ल्ड एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट इसका आपको सोल्यूशन भी दे रही है। वो कह रही है कि ये 2023 से 2028 तक जितनी भी इंडस्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तमाम लोग, उनको कुछ बेसिक स्किल्स चाहिए होंगी इस पूरे कॉम्प्लेक्स से निकलने के लिए, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए। जिसमें सबसे जो बेसिक स्किल्स वो सेट दे रही हैं, वो दे रही हैं कि सबसे पहले आपको इस कॉम्प्लेक्स जॉब को वही लोग, वही प्रोफेशनल्स कॉप अप कर सकेंगे जिनके पास क्रिटिकल थिंकिंग होगी, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, क्रिएटिव थिंकिंग होगी, इनोवेशन होगी, ठीक है, और लीडरशिप होगी। क्योंकि इस सारी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में लीडरशिप आगे आएगी और लीडरशिप आगे आके इस स्ट्रेस मैनेजमेंट को रिजॉल्व करेगी, ठीक है, रेजिलियंस पैदा करेगी, टीम बिल्ड करेगी, कोलैबोरेशन देगी। और बिजनेस स्टडीज में लीडरशिप और क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग जितनी बेस्ट बिजनेस स्टडीज में डेवलप की जाती हैं बच्चों में, और किसी में भी नहीं की जाती। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं ज़रूर पूछूंगा। आज का आपको पता है कि यूनिवर्सिटी से जो पासिंग ग्रेजुएट्स है उसकी तादाद, हमें पिछले चंद सालों का अगर हम डाटा ले लें तो हज़ारों की तादाद में, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा लाखों की तादाद में है, लेकिन उसी मिकदार में अब जॉब्स अवेलेबल नहीं है। फिर कुछ बच्चे दिल बर्दाश्ता होकर या तो बाहर चले जाते हैं या बिज़नेस को छोटा मोटा स्टार्ट कर लेते हैं या फिर अपने वालिद के साथ किसी न किसी काम में लग जाते हैं। और उनमें से और भी बहुत सी ऐसी तादाद है, आई पर्सनली विटनेस, के जो फारिग फिर रही है सालों साल से। चलें, आपके ख्याल में बच्चा एम्प्लॉयबल होने के लिए जो एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है, वो गैप कहाँ पे होता है कि जिसकी वजह से बच्चे के नंबर तो बहुत अच्छे होते हैं बट स्टिल हमारा जो इंडस्ट्री है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, इवन एकेडमिया है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती कि यार ही इज़ नॉट अ गुड प्रोफेशनल, या इसमें चाहे इतने 16 साल या 18 साल की एजुकेशन कंप्लीट की है बट स्टिल ही इज़ नॉट कैपेबल इनफ टू मीट द डिमांड्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट एंड कल्चर, अडेप्टेशन नहीं है। तो वो गैप कहाँ पे क्रिएट हो रहा है? मोदी साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा रेलेवेंट है, कॉन्टेम्प्रेरी है। वो ये है कि हमारा जो हायर एजुकेशन है उसमें दो बहुत बड़ी मेन चीज़ें हैं जो इम्प्रूव होने वाली हैं। ठीक, नंबर 1 करिकुलम है और नंबर 2 पेडागोजीज है। करिकुलम में ओल्ड माइंडसेट है, अभी तक एग्जिस्ट करता है, एग्जैक्टली, रिजिडिटी है, थ्योरेटिकल्स पे एम्फसाइज है, हाँ जी, फिट फॉर ऑल एक फिलॉसफी है और वो उसी को अडॉप्ट किया जा रहा है। और ख़ासकर जो एग्ज़ाम है वो भी एक ओल्ड ट्रेडिशंस पर ही है। ट्रू, एवेल्यूएशन मेजर्स चेंज नहीं हुए। तो करिकुलम को जब तक हम अपडेट नहीं करेंगे, उसको कॉन्टेम्प्रेरी नीड्स के साथ लेके नहीं आएंगे, उसकी रेलेवेंसी विद द रेलेवेंट एरिया नहीं देखेंगे। मैं अगर बिजनेस स्टडीज़ की बात करूं तो आप ये देखें कि इंडस्ट्री के साथ लाइसेंस डेवलप करना, करिकुलम को टोटल उसके साथ मैच करना, इट इज़ वेरी मैंडेटरी। एग्जैक्टली। और पेडागोजीज की बात करें तो आज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हाउ द ट्रेनर्स कैन बी ट्रेन्ड। ट्रेनर्स को जब तक हम ट्रेन नहीं करेंगे तो आगे वो किस मेथड के साथ, क्या लेक्चर रूम या क्लास लेक्चर इनफ फॉर द बिजनेस स्टूडेंट्स? नो, इट्स देयर आर बंडल ऑफ थिंग्स। एग्जैक्टली, केस स्टडीज हैं,
प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन द बिल्कुल फील्ड है, ट्रू दैट और उसके एवेल्यूएशन के मल्टीपल स्टैंडर्ड्स हैं, होने चाहिए। जी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं, इसको अडॉप्ट कर रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जब तक ये इनिशिएटिव हायर एजुकेशन से नहीं लिया जाता, ठीक है हमारी यूनिवर्सिटीज़ इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करती, कॉप अप नहीं करती, हाँ जी तो ये जो आप गैप की बात कर रहे हैं ना, कि स्टूडेंट का पढ़े हुए हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, इंडस्ट्री के लिए वो रेडी प्रोडक्ट नहीं है। रेडी प्रोडक्ट इंडस्ट्री के लिए रेडी प्रोडक्ट तभी होंगे जब हायर एजुकेशन इन दो सेगमेंट्स पे काम करेगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है, जैसे अब अच्छा इस बारे में तो मैं बिल्कुल आपकी बात को, क्योंकि मैं खुद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का बंदा हूँ और आपसे मैंने वो बात शेयर भी की हुई है कि जब मैं हम अपनी डिपार्टमेंट की पॉलिसी को देखने जा रहे थे कि हम एक बच्चे को जिसको ट्रेन करते हैं, स्किल्स में ट्रेन कर रहे हैं, हम उसको पेपर पे कैसे इवेलुएट कर सकते हैं। इट इज़ आउट ऑफ माइंड एंड आउट ऑफ ब्लू के शायद वो स्किल में अच्छा हो सकता है बट वो हो सकता है वो थ्योरी में अच्छा ना हो। तो बिल्कुल आपने बात सही की। अब ज़रा बात चलती है ज़रा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, क्योंकि साउथ बिजनेस का एक बड़ा मेजर वो एक चंक है और आजकल आपको पता है कि आईटी एंड इंटेलिजेंस का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, एंड देयर आर सो मैनी चेंजेस। एंड जब आईटी की बात आती है तो लोग फिर अपने आप को एंटरप्रेन्योरियल इस पे साइड पे लेके जाते हैं। अब मेरा पॉइंट ये है सर कि एक बच्चा जो पास आउट होता है, क्या आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या उसको पहले जॉब करनी चाहिए या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहिए? अच्छा, ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा करियर काउंसलिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ सर। जी सर इसमें ना मैं हमेशा एक ही आंसर मेरे पास होता है और वो मोस्ट रेलेवेंट है कि अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जाना है तो आपको किसी न किसी जॉब का एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है। अगर आपने बिजनेस भी रन करना है तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि हाउ दे रन द बिजनेस। ठीक है। आपको बहुत थोड़ा सा एक्सपीरियंस जॉब का चाहे लें हाँ जी फॉर टू डू योर ओन बिजनेस, या जॉब का एक्सपीरियंस ज़रूर करें। इसीलिए देखें हम इंटर्नशिप्स को मैंडेटरी करते हैं कि हम थोड़ा सा बच्चे को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जिसको ठीक बोलते है। हैं वो दें, ठीक है। उसके बाद वो अपनी चॉइस लें। अगर अपना बिजनेस भी अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा, हमारे बच्चों में बड़ी मिसकंसेप्शन है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एज अ होल एक हैबिट है, एक डायलेमा है कि हम रिप्लेसमेंट करते हैं। रिप्लेसमेंट इज़ द फिनोमेना कि हम अपनी डेफिशिएंसीज को एक्सेप्ट नहीं करते। हम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की ही नीड है, और अगर हमारे पेरेंट्स के पास या हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम नहीं कर सकते। तो मैं बच्चों से अक्सर कहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ आइडिया। आप बिजनेस अपना विदाउट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन करें, इसको स्टार्ट करें। हमारी इकोनॉमी को इसकी ज़रूरत है और जॉब्स भी। इसीलिए मैंने अभी हमारे सदर्न बिजनेस स्कूल में जो हम लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर, एक इवेंट आ रहा है, वो है करियर हब के नाम से। ठीक है। क्योंकि अक्सर औकात जो बाकी बिजनेस वर्ल्ड में या यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे हैं वो जॉब फेयर होते हैं। तो हमारी सदर्न बिजनेस स्कूल की ये फिलॉसफी है कि लाजमी नहीं है कि बच्चे ने जॉब करनी। हाँ जी ऐसे ही है। जॉब फेयर इज़ नॉट इनफ फॉर द स्टूडेंट्स, इट मस्ट बी करियर हब। और वैसे भी सर जो फाइनेंशियल सिचुएशन इस वक्त चल रही है, हमें तो प्रमोशन ही बिजनेस की तरफ करनी चाहिए कि बच्चा ज़रा इस माइंडसेट से है। ऑल दो जॉब, मैं बिल्कुल आपकी बात को ज़रूर सेकंड करूँगा सर कि जॉब करने का मतलब है कि सिस्टम को अंडरस्टैंड करना, टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमंस, हाउ पीपल वर्क्स, हिरार्की क्या होता है, चेन ऑफ कमांड क्या होती है, जॉब रोल क्या होता है, जॉब डिज़ाइन क्या होता है, कब किस से किस मौके पे कैसे डील करना है। जब तक ये नहीं चलेगा वो कैसे अपनी टीम वो डील कर पाएगा। 100%। इसीलिए सर हमने इसमें दो चीज़ों को, हम सदर्न बिजनेस स्कूल में बहुत सारी चीज़ों को अभी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अभी कॉन्टेम्परेरी नीड है। जैसे आपने अभी बात की, तो हम अभी करियर हब जो करने जा रहे हैं उसमें हम बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं कि इफ़ यू हैव, वी विल आस्क स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव सम आइडिया ऑफ बिजनेस, कम एंड प्रेजेंट इट। द इन्वेस्टर्स विल बी सिटिंग, दे विल लिसन योर आइडिया एंड दे मे इन्वेस्ट। अच्छा, ये मेरे ख्याल में एक यूके में एक प्रोग्राम चला था शार्क टैंक के नेम से। शार्क टैंक भी है इस और मेरे ख्याल में इधर पाकिस्तान और इंडिया में भी 2-3 प्रोग्राम्स इस टाइप के हुए हैं, लेकिन वो ना स्पेसिफिक हुए हैं, यानी कि या तो द बेस्ट पार्ट इज कि अब यूनिवर्सिटी स्केल पे दिस इज द मेरे ख्याल में फर्स्ट इनिशिएटिव
بالکل. अभी तक मेरे सुनने में तो अभी तक ये हम आप इसको ही मर्ज हैं. कर रहे हैं. देखिए Okay. एक तरफ हम एम्प्लॉयर्स को बुला रहे हैं हाँ. कि इफ़ यू वांट टू डू जॉब गो टू एम्प्लॉयर डेस्क, हाँ जी. इंटरव्यू दें और अपनी जॉब के लिए ट्राई करें. बट इन्वेस्टर भी बुला रहे हैं. इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन जॉब टू डू जॉब, इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं. देन कम अप विद योर आइडिया. क्या बात तो है. बच्चों के पास दोनों ऑप्शंस होंगी, एंटरप्रेन्योरशिप की भी ठीक और है. जॉब की भी. ये हम इंशाल्लाह करियर हब ISP में इंशाल्लाह जल्दी चलें. करेंगे. अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बहुत क्वेश्चन मार्क उठाया जाता है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन भी है, स्टूडेंट्स के दरमियान घूमना होता है, बातचीत करनी होती है. अक्सर ये देखने को मिलता है, सुनने को भी मिलता है कि एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट या बिजनेस का सब्जेक्ट एक ऐसा टीचर पढ़ाता है, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जिसने कभी 2 रुपए का बिजनेस भी नहीं किया होता. अच्छा ठीक है, किसी हद तक ये बात सही है कि ड्यू टू द सर्टन सिचुएशन, फैमिली सिचुएशंस, हमारा ओवरऑल सिस्टमेटिकली टीचर डायरेक्ट बिजनेस नहीं आता, वो साथ एकेडमिक उसका एक एक्सपीरियंस है, वो उसी वे में आगे चलता है. अब बच्चे को प्रैक्टिकल एक्सपोजर बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है क्लास में, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है, क्योंकि अब माशाल्लाह हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ओके, एक हेड को बच्चे को प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने के लिए, एंटरप्रेन्योरियल प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने के लिए इस गैप को कैसे कवर किया जा सकता है? सर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बिजनेस स्कूल्स के ऊपर. बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये. हम बड़ा एक नोबल कॉज है एजुकेशन. हाँ जी. इसको कर रहे हैं तो इसको प्योरिटी के साथ Exactly. करना चाहिए. बिजनेस स्कूल्स पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. इस सिलसिले में अगर मैं बताऊं कि हम एफर्ट क्या कर सकते हैं और अभी हम ISP में सदर्न बिजनेस स्कूल में क्या कर रहे हैं जी, तो वो ये है कि हम इंडस्ट्री लाइजोन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. अभी भी बहुत सारे MOUs इंडस्ट्रीज़ के साथ सदर्न बिजनेस स्कूल कर रहा है. इवन साउथ पंजाब, अपर पंजाब, Exactly. सारी जगहों पे MOUs हम इंडस्ट्री के साथ कर रहे हैं. हम MOU क्यों कर रहे हैं? यही जो आपने अभी बात की कि हमारा एक टीचर एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहा है, वाई नॉट वहाँ पे एक इंडस्ट्री का बंदा जो अपना बिजनेस कर रहा है. हाँ जी. हम जो MOU में कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि हमारे बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी भी और एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स भी वो इतनी इम्प्रूव करें. उसके लिए हम MOUs कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में जा रहे हैं. और इंशाल्लाह हमारे सदर्न बिजनेस स्कूल में अभी भी ये प्रैक्टिस हमने स्टार्ट की हुई है कि हम बिजनेस पर्सनस को बुला रहे हैं. ठीक. और फॉर एग्जांपल अगर हमारा एक सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योर का, तो उसमें अगर 20 टॉपिक्स हैं तो हाफ टॉपिक्स हम उस बिजनेस पर्सन को देंगे, उनको देते हैं और कहते हैं कि इनको डिलीवर करें बच्चों को, बिकॉज जो वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे Exactly. तो वो गैप पूरा करेगा जिसकी अभी आप बात कर रहे हैं. एग्जैक्टली. अच्छा सर, अब क्योंकि हम ज़रा इस प्रोग्राम की एंडिंग की तरफ, पॉडकास्ट की तरफ जा रहे हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा. स्पेशली वो बच्चे जो अभी इंटरमीडिएट में एंड दे आर अबाउट टू थिंकिंग अबाउट कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, कि यूनिवर्सिटी के जो डिग्री प्रोग्राम की चॉइस है, साफ एक ऐसी चॉइस होती है कि जो एंड तक चलती है, साफ यही कैरियर फिर ओढ़ना बिछोना यही बन जाता है. एक बच्चा जिसको डिसाइड करना है कि उसको किस साइड पे जाना चाहिए, आपके ख्याल में क्या बेंचमार्क उसको माइंड में रखने चाहिए जिसकी बेस में उसका ये फैसला आसान हो सकता है? देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप राइट डिसीजन करें इंटरमीडिएट के बाद. क्योंकि आपकी बात ठीक है, ये एक ऐसी हब है, उसके बाद आपका करियर डिसाइड हो जाता है, आपकी डेस्टिनेशन डिसाइड हो जाती है. इसमें हमारा अब जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम जा रहे हैं, तो उसमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अपना एरिया ऑफ स्टडीज़ को सही चॉइस करें. उसमें मैं अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें तो मैं ये बताऊं कि जो अभी एरियाज़ हैं वो अगर आप देखेंगे, मैं तो वैसे एक सिंपल सा टेस्ट देता होता हूँ बच्चों को. हाँ जी. मैं कहता हूँ यार आपने कुछ भी नहीं करना ना, तो एक छोटा सा काम कर लें. आपके पास न्यूज़ आता है, हाँ. पुराना भी मिल जाता है. आप ऐसे करें कि पिछले 1 मंथ के न्यूज़पेपर्स को इकट्ठा कर लें. इकट्ठा करके आप अपनी आप जिस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर एंड IT है, बिजनेस है या मेडिकल है, आप उसके 3 कॉलम्स बना लें. कॉलम्स बना के न्यूज़पेपर्स को पढ़ना शुरू कर दें. उसके एंड के पेजेस में हमेशा जॉब्स आती हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं. जिस अपॉर्चुनिटी आ रही है उस कॉलम को टिक करते जाएं. आप पिछले 1 मंथ का या पिछले 2 मंथ्स के न्यूज़पेपर्स उठा लें और अपने कॉलम्स को मार्क करते जाएं. आप जब देखेंगे एंड पे कि आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर या एग्जिस्टिंग में डिमांड कहाँ पे है, आप उधर ही जाएं. और मैं इसमें बिल्कुल ये इट्स ऑनर फॉर मी टू टेल
کہ میں نے جب بھی بچوں کو یہ ٹیسٹ دیا ہے اور بچے میرے پاس کر کے بھی آئے ہیں اور بچے ابھی بھی یہ ٹیسٹ کریں گے تو ہمیشہ میں دیکھتا ہوں کہ جتنے کالمز ہاف ہیں تو بزنس اسٹڈیز کا فل ہوتا ہے کالم. ہاں جی, اپرچونیٹیز بزنس اسٹڈیز کی ختم نہیں ہوتی, ایسے ہی ہے, وہ کنٹینیو رہتی ہیں. ٹرو دیٹ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے ہم آج کل ایک فنامنا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آئی ٹی اور کمپیوٹر سائنسز اور آئی ٹی. میں ایک یہاں پہ فنامنا دوں گا کہ ہمارے اکثر پڑھایا جاتا ہے کہ کینیبلائزیشن. کچھ پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جو اپنی ہی پروڈکٹس کو کھا لیتی ہیں, اپنی ہی پروڈکٹس کو ختم کر دیتی ہیں. آگے آئی ٹی کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے. چیٹ جی پی ٹی نے اپنے ہی ڈیولپرس کو, اپنے ہی آئی ٹی پروفیشنلز کو خود ہی کھا لیا ہے, وہ کینیبلائز ہو گئے ہیں. تو آئی ٹی اور کمپیوٹر سائنسز کا جو فیوچر ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہوگا, بہت اچھا ہو سکتا ہے, لیکن وہ خود اپنے ڈیولپرز کو مزید ہی مرج ہو جائے گا, اپنے فریش گریجویٹس کو اس طرح سے نہیں ڈیمانڈ دے پائے گا, اس طرح سے نہیں کر پائے گا. بزنس اسٹڈیز اسٹل اس کو لیڈ کر رہی ہیں کیونکہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہے, کریٹیو تھنکنگ, کیونکہ اس کا ایک جنیرک پرسپیکٹیو ہے, وہ ہمیشہ چلے گا, وہ چلے گا. یہ کینیبلائز میں نہیں جا رہا, ٹھیک ہے, یہ ایکسپینڈ ہی ہو رہا ہے. ہاں جی. اچھا, یہ فنامنا بہت کم لوگوں کو سمجھ آتا ہے, اور خاص کر آج کل کے اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بزنس اسٹڈیز کا وہیں پہ اسکوپ ہے, بلکہ ایمرج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور باقی ریلیونٹ جتنے فیلڈز ہیں وہ ایک اسپیسیفک لمٹ پہ جا کے پھر دوبارہ وہیں پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آن اے ویری لاسٹ نوٹ, اسپیشلی اس وقت جو ہماری کرنٹ نیشنل اسکیل پہ جو سچویشن چل رہی ہے, اکنامک اینڈ یو نو دیٹ کہ پولیٹیکل سچویشن اینڈ ایوری تھنگ, آج کا جو نوجوان ہے اسپیشلی یوتھ بہت ذرا تھوڑا سا غمگین نظر آتا ہے. ایک تو اس کو اپنا کوئی لیڈر شیڈر نظر نہیں آ رہا ادھر ادھر, تو ابھی وہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا اسکوپ پاکستان میں ہے نہیں ہے, کیا کرنا چاہیے. اینڈ آئی ایم آلویز دا بلیور کہ بھائی اگر ینگ لاٹ پاکستان سے باہر چلی جائے گی, برین ڈرین ہو جائے گی, تو پھر اس ملک کو تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. ایسے بچوں کو آپ کیا گائیڈ کرنا چاہیں گے, کیا ایڈوائس کرنا چاہیں گے آن یور لاسٹ نوٹ؟ سر, سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو انیشیٹیوز ایسے لینے چاہیے. ہمارے پاس بہت ساری کنٹریز کی ایگزامپلس ہیں جنہوں نے ایسے انیشیٹیوز لیے ہیں, جنہوں نے اپنی یوتھ کو اپنے کنٹری میں روکا ہے, ان کو اپرچونیٹیز دی ہیں, اور برین ڈرین ہوئے کو بھی واپس ریورٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں اس ٹائم بہت نیڈ ہے اس کی, اور یہ گورنمنٹ کو ڈیسیژنز لینے چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ بچوں کے لیے یہ ہے کہ ہمارے کنٹری میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ابھی بھی کیونکہ ہم ایبراڈ سے ہو آئے ہیں, ہم نے وہاں کی انوائرمنٹ دیکھ لی ہے. آپ پاکستان میں اس سے ہاف بھی اتنی آنیسٹی کے ساتھ اور اتنی ہی زیسٹ کے ساتھ محنت کریں گے تو آپ سکسیزفل ہو سکتے ہیں. آپ کو جتنی محنت باہر جا کے کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں اور جتنی محنت کرتے ہیں اس سے ہاف بھی پاکستان میں اگر کر لیں گے, اپنے بزنس میں کریں, ایون اپنی جاب میں کر لیں, اور وہ 100% سکسیزفل ہو سکتے ہیں. اس میں لازمی نہیں ہے کہ آپ باہر جائیں گے تو آپ کا باہر ہی کوئی فیوچر ہے یا اسکوپ ہے. آپ پاکستان میں رہ کے زیادہ ارن کر سکتے ہیں, اور بہت ساری ایگزامپلز ہمارے پاس ہیں. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, ماشاء اللہ آپ نے اپنا وزڈم ہمارے ساتھ شیئر کیا, اسٹوڈنٹس کے ساتھ, ویورس کے ساتھ شیئر کیا, اینڈ ڈیفینیٹلی میں فیوچر میں بھی آپ کو آن بورڈ لوں گا, اور انشاءاللہ ہم صدرم بزنس اسکول کے ساتھ بھی کچھ ایسی ایکٹیویٹی پلان کریں گے کہ ہم اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے ہم عام لوگوں تک اپنا کام دکھا سکیں. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو ویری مچ سر. جی, آپ نے ڈاکٹر محمد عظیم احمد صاحب کی باتیں سنی, اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں ان جیسے لرنڈ پروفیشنلز ہماری قوم کا اثاثہ ہیں اور ہمارے اداروں کا بھی اثاثہ ہیں, اور آپ لوگوں کے لیے ایک وے فارورڈ ہے. ناؤ اٹس یور چوائس کہ آپ نے ان لوگوں سے کیسے سیکھنا ہے, کیا سیکھنا ہے. آج کی پوڈ کاسٹ میں صرف ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں, زیادہ نہ لیں, ایک پوائنٹ لے لیں, لیکن اس ایک پوائنٹ کو اتنا سیریس لیں کہ, اور آپ نے اگر لے لیا اس ایک پوائنٹ کو سیریس, ٹرسٹ میں آپ کی گیم بن جائے گی, اور آپ کو کہیں بار موو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں ایک اور پوڈ کاسٹ میں ایک اور بہت زبردست انسپریشنل پرسنالٹی کے ساتھ اور ان کے زبردست فیلڈ آف لائف کے ساتھ پھر ہم ڈسکشن کریں گے, تاکہ ہم ان چیزوں کو انویل کر سکیں جو آپ کے لیے ایک وے فارورڈ ثابت ہوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.